पहला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान किस नगर ने प्राप्त किया? तो ये है इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है ये अराउंड 130 सिटीज में कराया गया है और इसको कराने की जो एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कराया है। ठीक है, ये 130 सिटीज में हुआ है। क्लीन एयर, स्वच्छ वायु, इट मीन्स के जहां पर एयर पोल्यूशन कम है, ठीक है, वहां पर ये सर्वे कराया गया है। और इसकी जो रिपोर्ट थी वो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी को भी भेजी गई थी। ठीक है, एक कमेटी होती है जो कि एयर पोल्यूशन का मेजरमेंट करते हैं, दैट इज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी। ठीक है, ये पहले सर्वे किया, उसके बाद ये रिपोर्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी को भेजी और उसके बाद जब वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया तब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है पब्लिक डोमेन में। ठीक है, तो इंदौर ऑलवेज, अगर किसी भी तरह का स्वच्छता सर्वेक्षण होता है तो इंदौर हमेशा टॉप करता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंदौर हमारे पास और भी सिटीज है, जैसे कि हमारी आगरा है उत्तर प्रदेश में, ठाणे है महाराष्ट्र में, इन्होंने भी रिस्पेक्टिवली सेकंड और थर्ड जो स्थान है प्लस है वो प्राप्त किया है। ठीक है, ये याद रखना है, स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और हमेशा टॉप 3 पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो टॉप 3 में से कुछ भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट किसका है, थर्ड, तो टॉप 3 तो सबको पता होना चाहिए कि टॉप 3 स्थान कौन कौन से हैं। अब इसी में है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये है भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के और इन्हीं की अध्यक्षता में ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है जिसमें के 30 सिटीज में ये कराया गया था। ठीक है, तो कभी कभी मिनिस्टर्स के नाम भी पूछ लेते हैं। जो बेटा कैबिनेट मिनिस्टर है वो तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, जैसे कि अगर हम होम मिनिस्टर की बात करें तो अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह है, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमन है। ठीक है, ये कुछ मिनिस्टर्स हैं जिनके कैबिनेट में आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हाल ही में आसियान में भारत के साथ कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ? तो आसियान में बेटा, आसियान में वैसे तो आसियान का 43rd ये वो था, ठीक है, 43वां था, लेकिन आसियान में भारत कब से पार्टिसिपेट कर रहा है उस हिसाब से अभी तक का ये भारत का 20th समिट था। ठीक है, इंडिया आसियान इंडिया समिट जो था ये कौन से नंबर का था? ये 20th आसियान इंडिया समिट था। ठीक है, अब इसमें ये बात याद रखने वाली है कि आप ये कंफ्यूज मत होना कि आपने तो बताया था कि आसियान 43rd समिट हो रहा है, अब आप कह रहे हो कि 20th इंडिया आसियान समिट है। तो इसका मतलब ये है कि जब से आसियान बना है, आसियान के बनने के बाद से अब तक जो है ये 43वां है, बट जब से भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है तो ये 20वां है। ठीक है, जिस वर्ष से भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया उस वर्ष से हम लगाते हैं तो ये 20वां इंडो आसियान समिट है या भारत आसियान भारत समिट है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री जी वहां पर गए भी थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इंडोनेशिया से, और उसके बाद अब हमारे यहाँ पे G20 हो रहा है। ठीक है, अब हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटित इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो ये इंटरनेशनल ट्रेड शो जो होता है, यहाँ पे बेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर से कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं, कंपनीज आती हैं। ठीक है, तो वहां पे ये एक तरह का ट्रेड शो ऑर्गेनाइज हो रहा है।
ये कहाँ पर हो रहा है? पहली बार ये वाला ट्रेड शो हमारे उत्तर प्रदेश में होगा, नोएडा, यूपी में। ठीक है, नोएडा में कहाँ पर होगा? ये नोएडा में एक जगह है, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, जो कि नोएडा में स्थित है उत्तर प्रदेश में, और ये 21 से लेकर 25 सितंबर तक वहां पर संपन्न होगा। तो ये सारी चीजें याद रखने वाली बात है। अगर आप अपेयर कर रहे हो यूपी पीसीएस के लिए, या अगर आप अपेयर कर रहे हो किसी भी यूपी के अंडर में जो सर्विस हो रही है वहां पर, तो आपको श्योर यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जिस राज्य में आप सर्विस दे रहे हैं उस राज्य का आपको पता होना चाहिए कि उस राज्य की कैसी इकोनॉमी है, ज्योग्राफी कैसी है, अपनी हिस्ट्री कैसी रही है, तो अपने उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए ये जो भी करंट में चल रहा है और उत्तर प्रदेश से वो लिंक्ड है, वो चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमारा जो ट्रेड शो है ये 21 से 25 सितंबर यहाँ पर होगा, नोएडा, उत्तर प्रदेश में, एक्सपो। इंटरनेशनल शो, ट्रेड शो, ट्रेड ट्रेड मतलब व्यापार। यहाँ पे अदर कंट्रीज के इंटरनेशनल जो वो होते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स और कंपनी अलग अलग हमारी कंट्री में आएंगी। हमारे यहाँ पे क्राफ्ट बनता है, हमारे यहाँ पे जो भी कुछ भी प्रोड्यूस हम करते हैं, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, वो वहां पर शो की जाती है। वो विलिंग है बाय करने के लिए, तो देन दे गिव अस ऑर्डर कि ठीक है हमें ये चीज चाहिए, हमारी नीड है, वो हमसे खरीदते हैं। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेड शो, जहाँ पे हम अपनी जो भी चीजें हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती हैं रीजनली या अदर कंट्रीज की भी होती है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके अलावा इंटरनेशनल है, तो अदर कंट्रीज से भी लोग आएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, जो हमारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से अलग भी जो राज्य है, वो भी अपना वहां पे ट्रेड शो में अपनी चीजें वहां पर दिखाते हैं, शो करते हैं, सो दैट के वहां पे वो ट्रेड हो सके। ठीक है, खरीदना एक तरह से, पहले शो करते हैं तभी तो वो चीज खरीदेंगे, चीज को दिखाए बगैर कैसे कोई खरीद लेगा। ठीक है, तो ये ट्रेड शो है, व्यापार एक तरह से है। ठीक है, हाँ, तो और ये भी बात है कि माननीय जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी अध्यक्षता में अभी तक बहुत सारे ऐसे प्लान लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, और बहुत जो ग्राउंड वर्क पे काम है वो बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो उतना ज्यादा नहीं था। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। पहले क्या होता था, कहीं आपको पुलिस को ढूंढना पड़ता था कहाँ है। ठीक है, अभी आपको पुलिस कहीं भी खड़ी मिल जाएगी, पेट्रोलिंग चलती है। ठीक है, तो एक चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर अभी सही है। दूसरा, डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारे प्लान और प्रोग्राम ऐसे लॉन्च किए जा रहे हैं और बहुत सारी स्कीम्स ऐसी आ गई हैं जो कि बाकी लोगों के लिए। अभी उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, फिलहाल में उन्होंने कहा था कि कोई भी जाति सूचक शब्द वाहनों पे नहीं लिखे जाएंगे। कोई भी वाहन पे अगर जाति सूचक शब्द लिखता है या फिर अपनी जाति को शो करने के लिए वो शब्द वहां पे लिखे हुए हैं किसी की गाड़ी पे, किसी के वाहन पे, तो वो उसको पेनल्टी मिलेगी और उसका चालान कटेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मूव है उन लोगों के लिए जो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि ओ वी आर बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ठीक है, और वो दूसरे पर्सन को कम वो शो करने की कोशिश करते हैं कि तुम तो हमसे कम हो या हमसे नीचे हो। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा उनका स्टेप लगा। और अगर हम ऑफिसेस की भी बात करें तो उसमें भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं। जैसे कि अभी उन्होंने रिसेंट में कहा था कि किसी की भी टेबल पे फाइल 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकनी चाहिए। क्या होता है, किसी को काम दे दिया जाता है, वो महीने महीने तक, सालों सालों तक वो फाइल उनके टेबल पे पड़ी रहती है, वो देखते तक नहीं, वो काम पूरा नहीं करते थे। अब उन्होंने कहा कि 3 दिन से ज्यादा किसी टेबल पे एक फाइल नहीं होनी चाहिए, वो फाइल उसका काम जो भी है जल्दी खत्म करके उसे 3 दिन में निपटा के खत्म करो। ठीक है, तो एक कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह की जील होनी चाहिए। तो हमारे जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, वो इस तरह के काम कर रहे हैं और ये बहुत सराहनीय चीजें हैं। जैसे कि वाहनों पे लिख लेते हैं नाम, क्या जरूरत क्या पड़ी है वो चीज दिखाने की, तो उसको उन्होंने पेनलाइज कर दिया। ठीक है, आप चालान भी दोगे, है ना, और अगर नहीं माना
तो फिर उसको पेनल्टी आगे फर्दर मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, अपनी इस स्टेट के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। और हाल ही में बांस से निर्मित स्ट्रॉ किसने बनाया या किसके द्वारा बनाए गए? तो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने बेटा स्ट्रॉ बनाए हैं। अब स्ट्रॉ बताओ, व्हाट इज द स्ट्रॉ? स्ट्रॉ क्या होता है? स्ट्रॉ तो पता होगा, जूस जिससे पीते हैं, स्ट्रॉ। यस, तो अभी बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रॉ बनाया है, और कौन से पेड़ से बनाया है? ये बैम्बू से। ये बैम्बू कहाँ पर मिलता है? ये वाला बैम्बू, ये वाला बैम्बू जो है अंडमान आइलैंड में मिलता है। ठीक है, ये स्पेशल काइंड ऑफ बैम्बू है। अब इस स्ट्रॉ की क्या जरूरत पड़ी है पता है तुम्हें? देखो, हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया था, याद हो? सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या आता है? बेसिकली डिस्पोजेबल वाली प्लास्टिक जो आती है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक। बेटा ऑल टुगेदर तो वी कांट बैन प्लास्टिक, ऑल टुगेदर सारी चीजें नहीं बैन हो सकती, बट हाँ सिंगल यूज प्लास्टिक से ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दी गई थी। अब सिंगल यूज प्लास्टिक में हमारे डिस्पोजल वाले भी मटेरियल आते हैं। डिस्पोजल में कौन कौन आ जाता है? जैसे कि कटलरी जो है डिस्पोजल वाली, वो नहीं चल गई है, प्लेट्स भी, और यू हैव ग्लास और ये सारी चीजें। स्ट्रॉ भी प्लास्टिक का होता है, लेकिन बेटा वो स्ट्रॉ जो है एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं यूज कर सकते, उसे फेंक देते हैं। अब वो क्या करता है? वो ड्रेनेज को चोक कर देता है। ड्रेनेज में वो सारी चीजें जाती है नालियों में, नाली वो क्या हो जाती है? ड्रेनेज क्या हो जाता है? चोक हो जाता है। चोक मतलब फिर उससे क्या होगा? पानी रुक जाता है, और वो पानी नियर बाई फिर बारिश वारिश पड़ती है तो वो फ्लड बन जाता है। तो ये जो पोल्यूशन वाली चीजें हैं, स्ट्रॉ वगैरह, ये सारी चीजें सिंगल यूज प्लास्टिक में आती है। अब हमारे यहाँ पे क्या ऑल्टरनेटिव है? अगर ये नहीं तो क्या? मेटल का सब अफोर्ड नहीं कर सकते, मेटल का भी आता है, स्ट्रॉ आते हैं मेटल के, स्टील के स्ट्रॉ आते हैं, वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर सेकंड बात आती है वो महंगे भी होते हैं। यही चीज सेम आती है कांच के लिए, कांच वालों को टूटने का डर रहता है। तो अब इन्होंने बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बैम्बू से बनाया है। बैम्बू तुम्हें बताइए, बांस, जो बांस छोटे वाला बांस है उसकी एक प्रजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, और वो जो बैम्बू है तुम्हें पता ही है बैम्बू कैसा होता है ना, तो उसका स्ट्रॉ बनाया हुआ। दिस इज रीयूजेबल। रीयूजेबल मतलब एक बार आप यूज करके रख लो, उसके बाद वॉश करके फिर यूज कर लो। ठीक है, एंड दिस इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिकॉज ये उसका बना हुआ है लकड़ी का, और इससे एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना, सिंगल यूज प्लास्टिक में बैन हो गया था, और उसके बाद हमारे यहाँ जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने एक ऐसा स्ट्रॉ बनाया है, और होप कि ये लकड़ी वाले स्ट्रॉ ही चल जाए, सारी जगह प्लास्टिक वाले रिप्लेस हो जाए। है अभी बनाया है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अब जितनी मात्रा में बनाया जाएगा फिर उतनी मात्रा में सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है अभी बना लिया। अब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अलग एक क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? क्या है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया? बॉटनी से कुछ पता है क्या होता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया? बायोलॉजी साइंस में देयर इज मेनली टू ब्रांच, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी जो है वो प्लांट की स्टडी होता है, जब हम सारे प्लांट्स की एनाटॉमी, उसकी टैक्सोनॉमी, उसका सारा सब चीजें जब हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं बॉटनी। और जूलॉजी में हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये 1890 में स्थापना इसकी हुई थी। ठीक है, प्लांट्स के बारे में, उनके यूज के बारे में, उनकी एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, डिस्कवरी, वो सारी चीजें जो है वो हमारा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। जैसे तुमने ये कुछ क्वेश्चन हम भी लिखवाते रहते हैं ना कि आज वहां पे कोई ऐसा प्लांट खोजा गया, तो वो खोज कौन करता है? किसको पता चलता है इनके बारे में? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बट बॉटनी बेसिकली इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें प्लांट की स्टडीज की जाती है, और जूलॉजी जो है उसमें एनिमल की स्टडी की जाती है।
ठीक है, ये दोनों अलग अलग ब्रांच है। बॉटनी मतलब प्लांट्स, ठीक है। तो इसका 1890 में स्थापना हुई थी कोलकाता में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है, हाल ही में मालवीय मिशन शिक्षक ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने अंडर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत ये लॉन्च किया है। क्या है ये? शिक्षक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम रखा है मालवीय मिशन, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोग्राम है बेसिकली क्या है, ये टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस करेगा, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस करेगा, ठीक है। इसका बेसिक जो फोकस रहेगा वो टीचर्स की ट्रेनिंग को एनहांस करने में रहेगा, सो दैट कि उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, उनके पढ़ाने की जो क्वालिटी है और प्रोडक्टिव जो है, क्या कह सकते हैं कि टीचिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मालवीय मिशन शिक्षक ट्रेनिंग, ठीक है। मिनिस्ट्री का नाम याद रखना, और टीचर से रिलेटेड है तो उद्देश्य में ये आ जाएगा कि टीचर्स की ट्रेनिंग, सो दैट की प्रोडक्टिव पेडागोजिकल हमें वो मिल सके आउटकम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, आसियान +6 ग्रुपिंग में कौन कौन से देश है? जैसे कि मैंने बताया कि आसियान में भारत पार्ट नहीं है, हम एज अ ऑब्जर्वर स्टेट यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, एज अ ऑब्जर्वर स्टेट हम यहाँ पे काम करते हैं और जाते हैं, तो हमें भी इनविटेशन आता है। उसके अलावा, इंडिया के अलावा इसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो हैं, ये आसियान +6 ग्रुपिंग है जिसमें अपार्ट फ्रॉम आसियान कंट्रीज अदर कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है, जो कि अभी इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ है, ठीक है। ये भी याद रखना, इंडिया के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज है आसियान +6 कंट्रीज में। हाल ही में G20 में एक नया सदस्य बना, वह कौन है? देखो, अभी G20 का समिट ऑनगोइंग है, दिल्ली भारत मंडपम प्रगति मैदान में हो रहा है, ठीक है। अभी वो स्टार्ट हुआ था 8th 9th और 10th, 3 दिन ये चलेगा, ठीक है। 10th सितंबर को ये लास्ट हो जाएगा। अब इस समिट में क्या है, अफ्रीकन यूनियन जो है हमारा एक नया मेंबर बनकर आया है। जो G20 है उसमें अफ्रीकन यूनियन भी अब सदस्य बन गया है, ठीक है। बट ये एक डिक्लेरेशन कल आना बाकी है संडे में कि अफ्रीकन यूनियन के आने के बाद G20 का नाम बदल करके G20 ही रहेगा या बदल के G21 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अवेटेड, और अफ्रीकन यूनियन अभी नया मेंबर बना है, और होप सो कल तक जो भी डिक्लेरेशन आएगा, एंड में जो भी डिक्लेयर होगा समिट के, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम मंडे में बात करें। हाल ही में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव चर्चा में है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो जैसा कि हमने बात की, ब्लैक सी कहां पर है? यूरोप में। ब्लैक सी यूरोप में, ठीक है। ब्लैक सी की जो बाउंड्री है वो रशिया से भी मिली हुई है, यूक्रेन से भी मिली हुई है, उसके अलावा और कुछ कंट्रीज है जैसे कि रोमानिया है, जॉर्जिया है, कुछ कंट्रीज है। ब्लैक सी से जो टचिंग कंट्रीज है वो है जॉर्जिया, रशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और टर्की, ठीक है। अगर तुमको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो GTR ग्रुप, ठीक है। GTR ग्रुप के नाम से याद रख सकते हो कि ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज द्वारा ब्लैक सी घिरा हुआ है। तो बेसिकली ब्लैक सी जो है वो इन कंट्रीज द्वारा घिरा हुआ है, जिसमें कि जॉर्जिया, टर्की और रशिया, बुल्गारिया और ये क्या है, रोमानिया और यूक्रेन इनसे घिरा हुआ है। अब बेसिकली क्या हुआ था, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो यूक्रेन के जो पोर्ट हैं
एक फेमस उनका पोर्ट है ओडेसा पोर्ट, ओडेसा पोर्ट है, और भी 2-3 ऐसे पोर्ट है जो कि मेजर पोर्ट है। पोर्ट क्या होता है बेटा? बंदरगाह है, पोर्ट जहां से दूसरी कंट्री को भेजा जाता है ग्रेन वगैरह ये सारी चीजें, वो पोर्ट जो है रशिया ने कैप्चर कर लिए और उनको बंद कर दिया वहां पर। अब उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, रशिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, ग्रेन, व्हीट का और मेज का, गेहूं और जो मक्का होती है उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये यूरोप में। कौन? यूक्रेन। यूरोप में सबसे ज्यादा जो ग्रेन प्रोड्यूस होता है वो इनके यहाँ पे होता है, और एक्सपोर्ट कौन करता है सबसे ज्यादा? यूक्रेन। तो यूक्रेन के वो पोर्ट बंद होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि अदर कंट्री को ग्रेन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यूक्रेन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, इस पर चर्चा चल रही है, और ये बात इसमें G20 में भी इंडिया के साथ, रशिया के साथ और जो टर्की है, ये नेगोशिएटर जो कंट्रीज है ये बात करने वाली है, सो दैट कि रशिया को कन्विंस किया जा सके कि वो पोर्ट ओपन कर दिए जाए, सो दैट कि ये जो ग्रेन इनिशिएटिव है ये कंटिन्यूस चलता रहे। ठीक है, क्योंकि ब्लैक सी के वो जो यूक्रेन के पोर्ट हैं वहीं से अदर कंट्रीज को भी बेटा ग्रेन भेजे जाते हैं, ट्रेड होता है, और पोर्ट बंद होने की वजह से सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, तो याद रखना ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? यूक्रेन से। ठीक है, एंड अब इसी के साथ में दिस इज डन, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना।